नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हाल ही में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने को स्वतंत्रता है, लेकिन बिना तथ्य ऐसे आरोप लगाना उनका स्वभाव बन गया है। जोशी ने कहा कि सरकार ने हमेशा सामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और हजारों एकड़ सरकारी भूमि जो अवैध कब्जे में थी उसे मुक्त कराने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से किसी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिया गया और न ही सरकार किसी दबाव में काम करती है। पतंजलि के उत्पादों के सैंपल फेल होने के मामले पर मथुरादत्त जोशी ने कहा कि सरकार की सख्ती और सक्रियता के चलते ही जगह जगह सैंपलिंग कराई जा रही है, जिसमें गुणवत्ता की जांच संभव हो पाई। नहीं, देखिए, विपक्ष के जो आरोप हैं, विशेषकर कांग्रेस के मित्रों के, वो सब बेबुनियाद आरोप है। किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है और इस तरीके के आरोप लगाना उनका काम है। लोकतंत्र है, उनको आज़ादी है, स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कहने में वो कहेंगे। लेकिन सरकार ने हर हमेशा ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। हजारों एकड़ जमीन जो कब्जे में थी, असामाजिक तत्वों के कब्जे में थी, उनको मुक्त कराने का काम सरकार ने किया है। और किसी को भी कोई भी राजनीतिक लाभ या सरकार की तरफ से कहीं पर भी नहीं दिया गया, ना सरकार किसी के दबाव में आती है। जहां तक आपने पतंजलि के सैंपल के फेल होने की बात है, जब सरकार सख्त है और सरकार सक्रिय है, सरकार जगह जगह जाकर सैंपलिंग करा रही है। जब सरकार ने सैंपलिंग कराई तब तो पता चला वो खराब है, नहीं तो कहां से आए? उसकी गुणवत्ता पे सवाल तब खड़े हुए जब सरकार ने चेक कराया। उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने को लेकर मुख्य सचिव को तलब किया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन किया जाए और ये सरकार की पहली प्राथमिकता भी है। जहां कहीं भी कार्रवाई की गई हो वहां उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार की गई। वहीं सरकार की ओर से किसी भी वैध कब्जे और निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया। जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस सरकार की नीति है। अतिक्रमण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई हो रही है और किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। अगर किसी का जेन्युइन कब्जा होगा, वैध कब्जा होगा या वैध कागजात उस पर होंगे तो निश्चित रूप से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। और जहां जहां भी कार्रवाई हुई है ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है और ये मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी जेन्युइन व्यक्ति को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनका सही कब्जा होगा, सही उनकी जमीन के कागजात होंगे तो निश्चित रूप से उनको सरकार परेशान नहीं करेगी, उनको संरक्षण देगी। लेकिन अवैध रूप से कब्जे करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। ये सरकार की नीति भी है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी है। बीजेपी वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 12 दिसंबर को विधायक की ओर से प्रेस को गलत सूचना देकर भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की गई। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि विधायक ने कई मोटर मार्गों की स्वीकृति और निर्माण का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की, जबकि स्वीकृति उन्होंने दी। कर्नाटक ने कहा कि उनके लंबे संघर्ष के बाद ये स्वीकृति प्राप्त हुई है। 2014 में हमारे द्वारा मैं चलवाया था और जिसका कि जितनी सड़कें आज अल्मोड़ा विधानसभा या उसके आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ सड़कों का जो निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, रानधारा सड़क हो, हमारी बेलसिवा वाली सड़क हो, हमारी गैस गोदाम की सड़क हो और जो लंबे समय से 2014 में जिसकी घोषणा हुई थी जयती धामदेव में, और हमने उस सड़क को स्वीकृत भी कराया। बार बार जितने बार आंदोलनों के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से उस सड़क के लिए संघर्ष किया गया, उसका पूरा पुलिंदा मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा है और स्थानीय विधायक जी द्वारा कभी
एक बार भी उस सड़क के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। उनके द्वारा तो केवल और केवल उस सड़क के काम को रुकवाने का काम किया गया और आज वो अपनी उपलब्धियों में उस सड़क को गिन रहे हैं और प्रेस के माध्यम से, मेरे चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि उनके द्वारा गलत और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कभी भी उन्होंने उस सड़क के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मनरेगा योजना का नाम और नियम बदलने पर चंपावत जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फड़तवाल के नेतृत्व में लोहाघाट के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फड़तवाल और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना का संचालन किया गया, जिससे देश के करोड़ ग्रामीण को रोजगार मिल रहा था। पर आज बीजेपी सरकार की ओर से साजिश के तहत मनरेगा योजना का नाम और नियम बदल दिए गए और ग्रामीणों को योजना से जो रोजगार मिल रहा था उसे छीनने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। इसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो मनरेगा योजना थी, जिससे कि हमारा गांव-गांव घर-घर का ग्रामीण अपनी आजीविका चलाता था, उसके खिलाफ और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी का अपमान करने की कोशिश की गई है और ग्रामीणों का, हमारे किसानों का, मजदूरों का अपमान करने की कोशिश की गई है। उसके खिलाफ राहुल जी द्वारा जो आह्वान किया गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और जब जब भाजपा की सरकार गांधी, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का, महिलाओं का अपमान करेगी, तब तब कांग्रेस सड़कों में नजर आएगी और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी। अगला कदम अनिश्चितकालीन धरना होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करती आई है और हमेशा संघर्ष करती है। देखिए, जो वर्तमान की सरकार है वो हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का नामों से उन्हें इतनी नफरत हो गई, वो हर चीज़ से उनका नामों को हटाना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को आज पूरा विश्व पूछ रहा है। उनके नाम पर जो मनरेगा की योजनाएं चलाई जाती थी, जो हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साधन था। अपने खाली समय पर वो मनरेगा के नाम से अपने जॉब कार्ड बनाकर अपनी गांव की योजनाओं को बनाते थे। लेकिन आज केंद्र सरकार के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया गया है। इस योजना का नाम तो बदला ही बदला, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उसके नॉर्म्स भी बदले हैं। नॉर्म्स कैसे? पहले जो हमारी केंद्र की सरकार थी उसमें उसकी 90% की भागीदारी होती थी, लेकिन आज ये सरकार कहती है कि हम 60% की भागीदारी देंगे और जो मनरेगा के तहत जो गांव में विकास कार्य होते थे उसकी कार्य योजना ग्राम सभाओं के द्वारा रोजगार की गारंटी थी। उसमें लोगों के द्वारा एक काम मांगा जाता था, प्राथमिकता के हिसाब से उन कामों को किया जाता था। लेकिन आज केंद्र सरकार कहती है कि वो काम है आप नहीं, योजना हम देंगे, हम बनाएंगे योजना और उसमें काम करेंगे। बताइए, एक ग्राम सभा की योजनाओं को प्राथमिकता के हिसाब से ग्रामीण जन या ग्राम सभा जानेगी या केंद्र में बैठी हुई सरकार जानेगी? मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा के चौघनपाटा में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैसले की तुगलकी फरमान करार दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि महात्मा गांधी के विचारों, ग्रामीण गरीबों के अधिकार और उनके सम्मान से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। योजना के नाम में बदलाव गांधी जी की विचारधारा और मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो मनरेगा योजना जो महात्मा गांधी जी के नाम पे, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी के नाम पे जो कांग्रेस सरकार ने चलाने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो है उनके नाम को बदलने का काम किया गया। और जिस तरह से वो योजना हमारी मांग के आधार पे जो थी मनरेगा योजना रखी गई थी, जो हमारे कामगार थे उनके लिए जो उनकी मांग थी उस आधार पे वो योजना रखी गई थी। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो है जो अंशदान देने का काम भी जो 90 और
90 जो केंद्र सरकार का था और जो 10 राज्य सरकार उसमें अंशदान करती थी उसको भी बदलने का काम किया। अब 60% जो है केंद्र सरकार देगी और 40% जो है जो राज्य सरकार देगी। और जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकार पे भी जो है आर्थिक रूप से जो है बजट आर्थिक रूप से भी बोझ डालने का काम किया, उसी को लेकर और जो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी है उनके जो नाम बदलने का काम किया वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी जब वो खड़ी नहीं रह सकती तो ऐसे गोडसे भक्तों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जसपुर में 3 दिन पहले कांग्रेस विधायक नगरपालिका की सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर अपने समर्थकों के साथ भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान विधायक फायरिंग को लेकर भी नाराज हुए थे। इसको लेकर बीते रोज जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कुमाऊं मंडल विकास निगम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी कार्यकर्ता सन्नी प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य सन्नी प्रधान ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे शराब के नशे में धुत होकर विधायक ने काम रुकवाया। वहीं फायरिंग वाली बात पर उन्होंने कहा कि नगरपालिका के लोगों ने भी फायरिंग की आवाज नहीं सुनी। उन्होंने आगे कहा कि विधायक सभी अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं। वहाँ पे मौके पर फायरिंग हुई है। जब राजस्व की टीम वहाँ पहुंची, नगरपालिका टीम वहाँ पहुंची, पुलिस की टीम भी वहाँ पहुंची, तो क्या वहाँ पर पुलिस की टीम जब पहुंच तो वहाँ फायरिंग किसने डरी? वहाँ आदेश चौहान मौके पर पहुंचे, हम तो जा रहे आदेश चौहान के आदमी डरी हो। उसमें 2-3 आदमी जिला बदल भी इनके साथ खड़े हैं, पुराने गैंगस्टर वाले आदमी रहे हैं इनके साथ। उन्होंने कहीं फायर कर दिए हो अंधेरे में, हमें बदनाम कर रहा हो। चलो ये बोल रहे हैं कि अब जमीन का बताओ, उसमें नगरपालिका भी है, उसमें हमने एडीएम महोदय मुकेश मेश्राम जी की एप्लीकेशन डाली थी जो उन्होंने हमारे कार्य की। अब वजह क्या है कहना मेरा उचित सही नहीं होगा। फिर क्रमानुसार हम जो है डीएम साहब और कमिश्नर के यहाँ पहुंचे, जो वहाँ हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई, एप्लीकेशन खारिज हो गई। उसके बाद हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में गए जहाँ स्पष्ट निर्णय होता है। राजस्व की जो परिषद है उसमें जब हमने सारे अपने कागजात दिए तब राजस्व ने पूरी पत्रावली का अवलोकन करके दोनों पक्षों को सुन के ये भूमि हमारे नाम वर्ग 1 में दर्ज करा दी। ये आदेश मेरे पास है। क्रिसमस और नए साल पर मसूरी देहरादून में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 20-21 दिसंबर से नया प्लान लागू करने का फैसला लिया है। मसूरी में 20 दिसंबर के वीकेंड से विंटर लाइन कार्निवल, क्रिसमस, नए साल के जश्न के चलते भीड़ रहेगी। इसलिए मसूरी के लिए 4 अलग-अलग प्लान बनाए गए हैं। मसूरी में पार्किंग फुल होने पर पर्यटकों को कुठाल गेट से शटल सेवा से मसूरी भेजा जाएगा। मसूरी की 70% पार्किंग भरने पर प्लान बी लागू होगा, जिसके तहत पर्यटकों के वाहन किंग क्रेंग पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे। वहां से शटल सेवा से उन्हें आगे भेजा जाएगा। मसूरी शहर के अंदर कई रूटों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। देहरादून शहर में राजपुर रोड में भीड़ होने पर कैनाल रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। देखिए, लास्ट ईयर की भांति इस बार भी हमने शटल सर्विस को एक विकल्प के रूप में रखा है। अगर जो हमारे प्लान ए, बी, सी हैं, डाइवर्जन प्लान है, पार्किंग प्लान है, तो अगर उनमें बहुत ही ज़्यादा रश आता है टूरिस्ट का, तो हम शटल सर्विस को हम स्टार्ट करेंगे। उसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 33 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ने वास्तविक रूप से पलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। हमारा संकल्प था शुरू से कि हमारे युवा राज्य के अंदर नौकरी ढूंढे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और मैं देख रहा हूं कि आप सब में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बड़ी हिम्मत का, परिश्रम का, अपने कौशल का परिचय देते हुए आप लोग आगे बढ़े हैं। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो हमारे निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको गृह निर्माण के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में
राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक और सेवाएं एवं व्यापार इकाइयों हेतु 10 लाख तक की इसमें ऋण का प्रावधान है इन योजनाओं के लिए। और इन योजनाओं में परियोजनाओं का लागत का 15% से लेकर 25% तक की सब्सिडी मनी मार्जिन मनी का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है। और ये सब्सिडी उद्यम के न्यूनतम 2 वर्ष सफल संचालन के बाद ऋण खाते में समायोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य है कि योजना का लाभ केवल गंभीर और जो बहुत गंभीरता से कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने उद्यम को आगे बढ़ा रहे हैं और लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, यानी कि केवल ऋण लेने के लिए, सब्सिडी लेने के लिए योजना को प्रारंभ न करें। इसमें हमारा विभाग भी सभी कुछ देखता है और आगे इसमें और ज़्यादा लोगों को हम इस योजना का लाभ दे पाएं और लोगों को जोड़ पाएं। और योजनाओं का लाभ देना भी एक विषय है, लेकिन साथ साथ में हम चाहेंगे कि हमारे जिला उद्योग केंद्र के लोग, हमारे राज्य के स्तर पर सिडकुल के अंदर काम करने वाले, उद्योग विभाग में काम करने वाले सभी अधिकारीगण भी जो हमारे उत्तरदायी जिनके पास है, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो इस बात की चिंता अवश्य करें कि केवल ऋण देना, काम शुरू करवा देना मात्र पर्याप्त नहीं है। उसकी पूरी ओनरशिप लेते हुए जहाँ जो उद्यम करने वाला है, रोजगार करने वाला है, स्वरोजगार शुरू करने वाला है, उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसके उद्योग को सफलता के स्तर पर पहुंचाएं, उसको पूरी तरह से सफल करें। क्योंकि कई सारे विभागों में ऐसे भी अनुभव आए हैं कि जहां योजनाएं शुरू तो हुई हैं, सब्सिडी मिली है, लेकिन अंततः न उसका फायदा जो काम करने वाले हैं उनको भी नहीं मिल पाया और सरकार को तो, जब काम करने वालों को ही नहीं मिलेगा तो सरकार को तो मिलना संभव ही नहीं है, कोई उसमें सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए इस प्रकार का जो है हमको जरूर करना चाहिए। और ये योजना प्रारंभ से लेकर अभी तक 32,100 का लक्ष्य इन्होंने लिया था, लेकिन अभी तक 35,000 से ज्यादा लोग इसके लाभार्थी हो गए हैं और बैंकों के माध्यम से 1,389 करोड़ से अधिक का ऋण अभी तक मिल चुका है। और इससे राज्य में रोजगार का भी अच्छा सृजन हुआ है। 64,966 लगभग रोजगारों का राज्य के अंदर सृजन भी हुआ है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा सरकार का जो संकल्प है वो संकल्प धरातल पर उतर रहा है। हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और लाभार्थी सभी मिलकर, हमारे राज्य के युवा, महिलाएं सभी मिलकर इस योजना को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और योजना के लाभार्थी हो रहे हैं। उससे जहां उनका स्वयं का लाभ हो रहा है, हमको देखकर हम अन्य लोग भी उससे प्रेरित हो रहे हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि भाई ये योजनाएं केवल कागजों पर नहीं है, योजनाएं जमीन पर काम कर रही हैं। सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक 50,000 तक के ऋण की सुविधा है, जिसमें अभी तक 4,824 लाभार्थियों को 22 करोड़ से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। छोटे व्यापारियों और उनकी आत्मनिर्भरता की ओर ये कदम जो भी लोग आगे बढ़ा रहे हैं उन सभी के लिए यह योजना बहुत गेम चेंजर साबित हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बड़े बड़े योजनाएं करने के लिए उतना न तो उनके पास अपना साधन होते हैं, संसाधन नहीं होते। कई बार इतनी बड़ी सोच, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम से बड़ा काम शुरू कर लिया जाए, स्किल भी नहीं होती। छोटे से काम से भी जो है बड़ा बना जा सकता है या रास्ता मिल सकता है। इस तरह से जो है ये योजना गेम चेंजर साबित हुई है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
2.0 एक नई सोच थी और नया विस्तार था। ये 2025 से शुरू की गई है। इसकी सफलता को देखते हुए इन दोनों ही योजनाओं का, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री नैनो योजना, दोनों योजनाओं का एकीकरण करके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 प्रारंभ की गई है और अब सब्सिडी की सीमा को भी बढ़ाकर 30% तक भी किया गया है। देहरादून में रॉटविलर और पिटबुल जैसे आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के लगातार हो रहे हमलों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने कुत्तों के पालन से जुड़ी नई नियमावली तैयार कर ली है। नगर निगम की ओर से बनाई गई श्रवण लाइसेंस विधि 2025 के तहत अब पालतू कुत्तों के किसी भी व्यक्ति को काटने की स्थिति में उसके मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। नगर निगम के अनुसार नई उपविधि में आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। ऐसे कुत्तों के पंजीकरण के लिए 2,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस नियमावली का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर में बढ़ते कुत्तों के हमले पर प्रभावी नियंत्रण करना है। उपविधि के लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले कुत्ता मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बोर्ड बैठक में भी निर्णय हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज में के एरियाज में जितने भी ऐसे आक्रामक जो पशु हैं, श्वान पशु हैं, उनके संबंध में नियमावली तय हो और नियमावली में फेरोशियस ब्रीड्स को लेकर के विशेष प्रावधान हो। जितने भी ऐसे पशु स्वामी हैं जिनके द्वारा श्वान पशुओं को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, उनके द्वारा जो समस्त सावधानियां बरती जानी है उनके विषय में विस्तृत नियमावली नोटिफाई की गई है। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है ये, इसमें जो भी ऑब्जेक्शंस या सजेशंस होंगे उनके लिए समय दिया गया है और प्रयास ये किया गया है कि प्रॉपर जितने भी सावधानियां बरती जानी है, जो ड्यूली सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाने हैं, उन सभी के उल्लंघन के केस में सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई का प्रावधान हो। इको विकसित समिति भिंडार ने हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी और आसपास के क्षेत्रों से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की ओर से छोड़े गए प्लास्टिक कचरे के लगभग 6,000 कट्टे एकत्रित किए। कट्टे पुलना पहुंचाए जा रहे हैं, जहां से इन्हें वाहनों की ओर से रिसाइकलिंग प्लांट भेजा जाएगा। समिति के पर्यावरण मित्रों ने यात्रा सीजन में विषम परिस्थितियों में पैदल मार्गों से कचरा इकट्ठा कर घांगरिया तक पहुंचाया। समिति अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि कार्य पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा रहा है। समिति घोड़ा डंडी कंडी व्यवस्था की निगरानी के साथ ही प्लास्टिक उन्मूलन में भी योगदान देती है। इस साल हमने यात्रा 2025 के पुलना से लेकर श्री हेमकुंड साहिब, लोकपाल, वैली ऑफ फ्लावर्स, घांगरिया, संपूर्ण वैली में से लगभग 25,000 बोरों में कूड़ा एकत्रित किया। उसमें से हमने लगभग 18-19,000 बोरों को घांगरिया में सेग्रीगेशन किया और कुछ को हमने श्रेडर में डालकर श्रेडिंग की। के बाद भी जो बचे हैं लगभग 6,000 से 7,000 बोरे हमने घोड़ों के माध्यम से पुलना तक पहुंचा दिया है। इसके बाद अब इनकी यात्रा शुरू होगी रिसाइकलिंग के लिए। हमने अभी पुलना में लगभग 6,000 से 7,000 के बीच बोरों में कूड़ा को घोड़ों के माध्यम से पहुंचाया है। इस साल हमने पूरा जंगल, घांगरिया, फूलों की घाटी, हेमकुंड मार्ग पूरा साफ कर दिया है और अब इनकी गाड़ियों के माध्यम से इसको आगे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। धन्यवाद।
नैनीताल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यूसीसी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें आम जनमानस को नुक्कड़ नाटक के जरिए यूसीसी के बारे में समझाया गया। साथ ही यूसीसी के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सभी को यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित किया। वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए जानकारी देने के लिए तमाम महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से दस्तावेजों के साथ जाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।